नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। अल्मोड़ा में पंचायत उपचुनाव 27 जून को होना है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के उपचुनाव के तहत जिले में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले की 42 ग्राम सभाओं में से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जबकि 7 ग्राम सभाओं में किसी ने भी नामांकन नहीं करवाया हुआ है। वहीं बाकी की 10 सीटों पर सीधा मुकाबला 27 जून को होगा। बताते चले कि मतदान के लिए 12 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मी तैनात की जाएगी। अल्मोड़ा में 42 ग्राम सभाओं को मिलेंगे प्रधान, 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। 10 सीटों पर सीधा मुकाबला 27 जून को होगा। 27 जून को मतदान होगा। लालकुआं में 27 जून को उपचुनाव होने हैं। आपको बताते चले कि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसी सिलसिले में अंबेडकर नगर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में उम्मीदवार कमलेश चंदोला ने अपनी जीत का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो जनता की हर समस्या का समाधान करेंगे। जिला पंचायत सदस्य के दावेदार ने सभी से वोटों की अपील की है। देखिए, चुनाव जब हम जनता के मध्य जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी जनता की समस्याएं हम उसको रोज नोट कर रहे हैं और काफ़ी सारी समस्याएं मुख्य रूप से सड़क, पानी और बिजली को लेके जनता की हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में आवारा पशु प्लस जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को लेकर भी जनता बड़ी चिंतित है। बड़ा नुकसान हमारे किसान भाइयों को होने जा रहा है और उसके साथ साथ इस क्षेत्र में इस बीच आए काफ़ी सारे आंधी तूफान और बड़े बड़े तूफान आए हैं, तो उसके कारण कुछ अपने किसान भाइयों की या कुछ गरीब परिवारों की झोपड़ियाँ भी एक बार बनाते हैं, फिर पुनः तूफान आता है, फिर से वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो ऐसी आशी का शौचालय, कई गरीब परिवार का शौचालय नहीं है। तो निश्चित रूप से काफ़ी सारी समस्याएं जो जनता की है वो रोज़ देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं वो ध्यान में रखकर उनको नोट करते हुए प्राथमिकता हमारी ये है कि जनता हमारे कार्यों को मोहर लगाती है, विश्वास जताती है, तो प्राथमिकता ये रहेगी कि इन्हीं का सर्वप्रथम। देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग बनाने को लेकर प्रशासन की तरफ से कमर कस ली गई है। 2023 तक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। स्मार्ट सिटी में बनने जा रहे इस बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे 70 ऑफिस होंगे। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में मिनी सचिवालय की तरह काम किया जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि दरअसल अभी तक जनता को सरकारी विभाग के काम करवाने के लिए अलग अलग विभागों और जगहों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग तैयार होने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाया करेंगे। और बाकी आने वाले समय में जैसे बिल्डिंग लगभग 206 करोड़ का था इनिशियल इसकी लागत थी और कार्यदायी संस्था इसमें CPWD है और टेंडर करने के बाद इसके जो रेट्स हैं वो 138 करोड़ है और तो फिलहाल अभी 138 करोड़ में ये बिल्डिंग बनेगी। लक्ष्य कब तक? ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें सभी प्रोजेक्ट्स जून 2023 के अंदर कंप्लीट करने हैं, तो ये लक्ष्य इसके लिए भी फिट बैठता है, स्मार्ट बिल्डिंग के लिए भी। लेकिन इसमें अभी क्योंकि लैंड रिलेटेड हमारे इश्यूज हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि वो लार्जर जो टारगेट है हमारा जून 2023 का, उसके अंदर हम लोग हरिद्वार में आने वाले कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कांवड़ मेले का आयोजन अच्छे से निपटे, इसके लिए हरिद्वार के CCR भवन में बैठक का आयोजन किया गया। CCR भवन में शासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों की बैठक हुई। आपको यहाँ पर बता दें कि व्यापारियों से उनके सुझाव भी मांगे गए। बैठक में व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम का जिक्र किया और साथ ही ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसे कई समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। दूसरा सर मेरा विषय ये था कि हम लोग हमारे भी कुछ सुझाव थे, हमने भी कुछ सुझाव दिया है। जो जाम लगते हैं यात्रा के समय, उसमें जाम में जैसे हमारे हरिद्वार के अंदर, जिला हरिद्वार में लगभग 2500 अवैध वाहन चल रहे हैं, जुगाड़, हमने उसकी आवाज उठाई है। कुछ अवैध रूप से ई रिक्शा भी चल रही है और जो जुगाड़ चल रहे हैं चोरी की बाइक चोरी करके उनका जुगाड़ बनाते हैं, उन पर माल लोडिंग करते हैं, माल लोडिंग करके खुलेआम घूम रहे हैं।
उनके खिलाफ ना तो सीपीओ कोई कार्रवाई कर पाती, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रही है। तो वो अवैध रूप से उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं है। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूँकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए इस बार सामान्य कांवड़ रहने वाली है और वो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशन। लक्सर के सीधड़ू गांव में लोगों का गंदगी से बुरा हाल है। आलम यह हो चला है कि गांव की नालियों में साफ सफाई नहीं होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। दिक्कतों को झेल रहे ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव और गंदगी के कारण इलाके में मच्छर भी काफी ज्यादा हो गए हैं। वहीं लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं अब लोगों ने इस मामले की शिकायत लक्सर के उप जिलाधिकारी को भी दी है, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही समाधान किया जाएगा। सीधड़ू गांव में गंदगी का अंबार है। गंदगी से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोगों के बीच बीमारी फैलने का भी काफी ज्यादा डर बना हुआ है। ये तो सारी प्रधानों की कमी सारी, ये कहना है नाली नूली भी सारी टूटी फूटी पड़ी। कुछ ये टंकी लगी गांव में, टंकी के हिसाब से सारा नुकसान हुआ पड़ा। उन तो लेकर उन तक सारे में पानी भरा पड़ा। इधर भी मंदिर की तरफ भी इधर ही पानी भरा पड़ा सारे में। तो पता कैसे कैसे रोका यहाँ से, ये टंकी लगी, ये सारी सड़क सारी तोड़ के रखी। खबर विकासनगर से है, जहां वन विभाग के एक वन दरोगा का ऐसा कारनामा सामने आया है जहां की हर कोई यही कहेगा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हिफाजत कौन करेगा। दरअसल मुख्य वन संरक्षक धीरज पांडे को शिकायत मिली थी कि शिकायत के आधार पर वन विभाग की एसओजी टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने मौके से एक निर्माणाधीन मकान में अवैध तरीके से इस्तेमाल की जा रही साल की बेशकीमती लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों समेत चौखटें बरामद की है। आरोप है कि इस मकान को कालसी वन प्रभाग की लांगा रेंज में तैनात एक वन दरोगा बनवा रहे हैं। फिलहाल इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर वन दरोगा पर धांधली का आरोप है। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसमें हमें जो है कि सीएफ शिवालिक सर्किल सर्विस द्वारा सूचना दी गई कि धीरज तोड़नाला वो वाला में जो है कि कुछ लकड़ी चिरान की हुई पड़ी है। तो हम यहाँ पे आए स्टाफ को लेके हरिद्वार से, और यहाँ पे जो हमने छापा मारा तो यहाँ पे जो लकड़ी चिरान की चौखटें बनी हुई, कुछ बिना बनी हुई थी। तो हमने इनसे इसके वैध कागज मांगे तो ये कोई भी चिरान का पेपर नहीं दिखा पाए। मात्र इनके पास एक गोल्ड प्रकाश का किसी दूसरे के नाम रवाना है। और इसमें जो है कि हमने जो कि संबंधित वन अधिकारी सैंसपुर मौके पे बुलाए गए, उनके स्टाफ हैं, और सारा माल जब्त कर एक मशीन जो है यहाँ पे छोटी मशीन वो भी जब्त कर दी गई है और सुपुर्दी में दे दी गई है। इसका जब भी इसका ये वैध कागज दिखा पाएंगे। रामनगर में वन कर्मियों को कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अवैध रूप से लकड़ी काट रहे तस्करों को गश्त के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने धर दबोचा है। दरअसल एक युवक तराई पश्चिमी वन विभाग की पतरामपुर रेंज के जंगल से लकड़ी चोरी कर रहा था। पतरामपुर के रेंजर राजकुमार के मुताबिक जंगल में गश्त के दौरान वन कर्मियों को बाइक के टायर के निशान दिखे, जिसके बाद वन कर्मियों ने जंगल में जाकर देखा तो 6 तस्कर अवैध तरीके से पेड़ काट रहे थे। कार्रवाई के दौरान 5 तस्कर मौके से फरार हो गए, जबकि एक को गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है। आज सुबह लगभग 2:45 बजे
हमारी एक गश्ती दल की टीम तुमड़िया बीट में गश्त कर रही थी, तभी उन्हें कुछ मोटरसाइकिलों के चिन्ह दिखाई दिए टायरों के। उसका पीछा करते हुए जब ये लोग गए तो कंपार्टमेंट 39 में 2 साल के पेड़ इन्हें कटे हुए मिले। फिर उसके आगे टायरों के चिन्ह फिर दिखाई दिए आगे जाते हुए। पुनः आगे गए तो वहाँ लकड़ी काटने की कुछ आवाज़ें आई और कुछ बोलने की आवाज़ें आई। वहाँ जाके देखा तो ये 6 लोग थे जो कि उस समय जो है पेड़ काट रहे थे। और जैसे ही हमारी टीम को इन्होंने देखा, ये जो है अपना सामान लेकर भागना शुरू कर दिया। इसमें हमने एक छिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह तुमड़िया डाब सेकंड को जो है रंगे हाथों वहाँ गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ साथ ही वहाँ हमने 5 बाइकें बरामद की हैं और जितना जो लकड़ी थी, साल की 2 पेड़ थे और 1 सागौन का पेड़, उसको हमने जो है मौके से बरामद कर लिया है। ये ले जाने में वहाँ उसे सक्सेस हुई। ऋषिकेश के गोविंद नगर में झोपड़ी में रहने वाली एक 12 साल की नाबालिग लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। वहीं बड़ा भाई जब घर पहुंचा तो उसने आनन फानन में बहन को फंदे से नीचे उतारा और किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान नाबालिग लड़की को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतका का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ऋषिकेश में नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग ने फांसी लगाई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऋषिकेश में एक नाबालिग ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी लगाई, जिसके बाद बड़े भाई ने बड़े ही आनन और फानन में नाबालिग बच्ची को नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से परिजन रो रो कर अपना बुरा हाल किए हुए हैं। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं सुबह चले जाऊं ड्यूटी पर अपना, मैं बोल के जाऊं बेटा घर में रहिए सारी। मैं 7:40 पर निकल जाऊं यहाँ से। मेरे टेम्पू भी लेट हो जाऊं, अब गाड़ी भी ना मिलती, इसलिए मैं 7:40 पर निकलूं। अब मैं कहूँ बेटी घर में तो तू बाहर मत जाइया। बोलती थी मम्मी मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। उसके पापा भी थे, वो लड़का है काम पर चले जाओ 9 साढ़े 9 बजे, उसके 9 बजे चले जाए वो बड़े वाला। और छोटा वाला उसे कहा बेटा तू छोटे वाले को छोड़ दिया आंगनबाड़ी में। आज आंगनबाड़ी में वो छोड़ने गया, आया बताते कहता लड़की मेरे लटके हुई थी। खबर देहरादून से है, जहां आज से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया है। गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में ऐसे कई रामविलास हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया है। रामविलास यादव पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि ऐसे कई और लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। देहरादून से यह खबर है, आपको बता दें, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव के गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। ऐसे कई रामविलास जो हैं वो प्रदेश में हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। जो धामी 2 की सरकार चली हुई जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, मैंने उसी से अनुरोध किया था और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया, गिरफ्तार हुए। यही नहीं, मैंने पहले भी कहा था कोई भी हो, ये तो एक रामविलास है, कई रामविलास यहाँ पर हैं, और कहीं पर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई ने उनको दिया।
देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बात। देहरादून में बीजेपी आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के काले दिन के तौर पर मना रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में काले पट्टी बांधकर नजर आए हैं। काला दिवस को मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में एकजुट हुए। बीजेपी इस दिन को काला दिवस के तौर पर इसलिए मना रही है क्योंकि 25 जून 1975 को ही पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था और कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आपातकाल की बरसी आज बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। काली पट्टी बांधकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बीजेपी कार्यकर्ता ने विरोध जताया है। भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे खराब जो घोषणा थी वो 25 जून 1975 को आपातकाल की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। तानाशाह की न्याय की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, सारे अधिकारियों को, सारे नेताओं को बंद कर देना, आवाज को दबा देना, कहने की स्वतंत्रता खत्म हो जाना। भारतीय जनतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी 1975 की को हम फिर याद करा रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाने वाले जनतंत्र के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे का असली चेहरा लोगों को दिखाने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये वो काला समय है जब हर किसी को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया था। देहरादून के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बताते चले कि नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोपी युवक गांव का ही बताया जा रहा है। नाबालिग के पिता की शिकायत के अनुसार 18 जून को गांव का एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं थाना प्रभारी विनोद सिंह गुसाई ने बताया है कि पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि जांच के बाद पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। ये मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देहरादून में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। हालांकि आरोपी गांव का ही एक युवक बताया जा रहा है। पिता की शिकायत के अनुसार पुलिसकर्मियों ने आरोपी को ढूंढ निकाला है। आरोपी केस दर्ज होने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस आरोपी को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। इस युवक के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और साथ ही इस युवक से और भी ज्यादा पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस प्रशासन, और भी ज्यादा छानबीन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस। देहरादून में एक नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग को उसके गांव के ही एक युवक ने बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पिता की शिकायत के अनुसार युवक पर केस दर्ज किया गया और इस युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पीड़िता के पिता ने हमें लिखित तहरीर दी थी थाने पर। कल जो है मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि उनकी बेटी जो है परसों
रात को 9 बजे से लापता थी और जब उन्होंने कल जो है इसमें जानकारी खोजबीन की तो वो लड़की उन्हीं के गांव में एक लड़के के कब्जे से उन्होंने बरामद की है। इस संबंध में हमारे द्वारा अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना निरीक्षक पूनम शाह को दी गई थी। उनके द्वारा पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे, तो जिसमें जो है जो नाबालिग पीड़िता है उसके साथ जो है दुष्कर्म की बात भी सामने आई थी, जिसके आधार पर मुकदमे में जो है पोक्सो और बलात्कार की दुष्कर्म की धाराओं की भी वृद्धि की गई है और देर रात जो है अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा गया। मुनिकिरेती के अटाली व्यासी से बाइक चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताते चले कि मुनिकिरेती में बाइक चोरी का जो ये मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस को इसी सिलसिले में कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले हरियाणा के 2 चोरों को राजस्थान से पुलिस गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हरियाणा के झज्जर में पहले से ही केस दर्ज है। मुनिकिरेती पुलिस को सफलता मिली है। 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर राजस्थान से गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि चोरों पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। ये दोनों चोर हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुनिकिरेती में पुलिस को सफलता मिली है। 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों चोरों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और इन चोरों के पास से बाइक भी बरामद की गई है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से आ रही है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन संघी लेंगे शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 जून को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश लेंगे शपथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत दिलाएंगे शपथ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी लेंगे शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 28 जून को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत दिलाएंगे शपथ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सांघी शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 28 जून को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत दिलाएंगे शपथ। उत्तराखंड में खेतों में काम करने के अनेक जो हैं वो पारंपरिक तरीके जो हैं वो दिखाए जाते हैं। यहाँ पर कई तरीके से जहां लोग पलायन कर रहे हैं, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में आज भी अनोखी परंपराएं देखने को मिलती है। जहां एक तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं आज भी सवाड़ गांव के लोग हुड़की बॉल से खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई करते हैं। पर्यावरणविद वृक्ष मंत्री डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी ने बताया है कि जब गांव के लोगों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था तो वो खेतों पर निर्भर रहते थे। उनके खेत बड़े बड़े होते थे, उनमें रोपाई में कई दिन लग जाते थे। इसलिए खेतों में काम करने के लिए हर परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार के खेतों में काम करवाते थे। लेकिन अब यह परंपरा मानो खत्म हो गई है। वहीं सेवानिवृत्त तहसीलदार जयबीर राम बघानी ने कहा है कि जो लोग गांव में हैं वो आज भी अपने पूर्वजों की कई परंपराएं जीवित रखे हुए हैं। इन परंपराओं को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जिंदा रखना होगा। हुड़का वादक तिलोक राम ने कहा है कि हुड़की बॉल की रीति रिवाज हमारी पूर्वजों की देन है, लेकिन आज ये समाप्त हो रही है। आपको बता दें हुड़की बॉल परंपरा खत्म हो रही है कई इलाकों में, लेकिन अभी भी ये परंपरा बाकी है। हुड़की बॉल का जो ग्रामवासियों ने जो सहयोग हमको दिया और ये हुड़की बॉल हमारी एक पुरानी परंपराएं से पूर्वजों से चली आ रही है और अभी मैं सब ग्रामवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी पुरानी परंपराओं को कभी मत छोड़ना, ऐसे चलाते रहना। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की भी देखने में अलग परंपराएं हमको नजर आती हैं
हमारे पूर्वजों की जो ये परंपराएं हैं आज भी हमारे वर्तमान समय में भी वो हमारे गांव में जीवित है। आज मैं जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सवाड़ में आया हुआ हूं और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का जो यहाँ पर गुड़ाई निराई का काम किया जाता है वो हुड़की बॉल के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पुरानी परंपराओं को जीवित बनाए हुए हैं त्रिलोक राम जी, उन्होंने हुड़की बॉल के माध्यम से आज खेतों की गुड़ाई की है। इसके पीछे का मंतव्य यह है कि लोग गुड़ाई करते समय थके नहीं, किसी तनाव में न रहें और खुशी दिल से जो है कि वो खेती का काम कर। इस गाँव की परंपरा, इस किसान की परंपरा को अपने कार्यकाल में भी, अपने जीवन में भी, अपनी माताएं बहनें से भी कार्यक्रम को गुड़ाई निलाई खेती का काम हुड़किया बॉल के माध्यम से हम लोग इस काम को करते हैं। आज भी करेंगे, भविष्य में भी इसको करते ही रहेंगे। इसको कभी हम अपने वहाँ से लुप्त नहीं होने। चलिए फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। देखते रहें हर खबर। नमस्कार।